जय हिंद स्टूडेंट। हमारे चैनल का उद्देश्य आप सभी को सभी विषय का कंसेप्ट से तैयारी कराना है, जिससे आप सभी अपने गोल को प्राप्त कर सके तथा सफल स्टूडेंट बन सके। हेलो स्टूडेंट, यूसीएस 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 का, जो कि हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर के बारे में पढ़ा था, उसको समझा था। हम लोग इस वीडियो में परिसर और माध्य, माध्यिका और बहुलक पर थोड़ा चर्चा करेंगे, उसको रिवीजन करेंगे और उसके बाद पुनः अपने एक्सरसाइज 4.3 पर बात करेंगे। क्योंकि हमने देखा था कि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर जो आपने पढ़ाया है उसमें nवें पद या वो किस तरह किए हैं वो हमको थोड़ा समझ में नहीं आया है, प्लीज उसको थोड़ा सा डिबेट कर दीजिएगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना उसके अगले वाले वीडियो में उस पर थोड़ा सा चर्चा कर अगले एक्सरसाइज यानी 4.3 पर बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था, यानी हम लोग पीछे वाले 4.1 में पढ़ा था माध्य और परिसर के बारे में। फिर हम लोग सेकेंड वाले यानी 4.2 में पढ़ा था बहुलक और परिसर, बहुलक और माध्यिका के बारे में। यानी उसमें हम लोग दो दो रूल पर यानी चैप्टर 1 में 2 रूल, चैप्टर 2 में 2 रूल पर हमने चर्चा किया था। लेकिन हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इस 4 रूल पर हम लोग थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे कि आखिर होता कैसा है, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। अच्छा दोस्तों, तो हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर हम लोग पहले क्या निकाले थे, माध्य निकालना जाने थे, उसके बाद से क्या जाने थे, माध्यिका निकालना जाने थे, उसके बाद से बहुलक निकालना जाने थे, उसके बाद से परिसर निकालने जाने थे। ठीक है, पहले हम लोग अगर बात करते हैं माध्य की कि आखिर माध्य किस तरह निकालते हैं, तो माध्य में क्या होता है, यानी जो भी दी हुई आंकड़ा होती है उस आंकड़ों का योग बटा कुल आंकड़ा, यानी जो भी आंकड़ों की योग दिया रहेगा वो आंकड़ा का योग कर लेंगे, उसके बाद से आंकड़ों की संख्या कर लेते हैं। यही तो माध्य होता है, यही तो हमारा क्या होता है, मीन होता है। तो हम मान लीजिए कि जैसा कि हमारे यहाँ पर कुछ आंकड़ा दिए हुए हैं, उसका अगर आपसे माध्य पूछ दे, सिर्फ आपको माध्य निकालना हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है, दी हुई राशियों की संख्या, दी हुई राशियों की संख्या का योग बटा कुल संख्या। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये नहीं पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि अगर माध्य की आपकी बात की जाए तो यहाँ पर हम लोग क्या रूल है कि दी हुई संख्याओं यानी दी हुई राशियों का योग बटा कुल संख्या, यानी जो भी हमारा आंकड़ा होगा उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, माध्य निकालना हो तो उसका योग करते हैं, उसके बाद से जो संख्या होता है, जो हमारा n होता है, उस संख्या को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग ध्यान देंगे, माध्य निकालने जाएंगे तो माध्य बराबर हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 11 प्लस 15। और हम लोग देखने जाएंगे कि हमारा n कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हमारा 10 क्या है जी, n है, यानी हमारा n का वैल्यू क्या है, 10 है। nवें ही पर्यवेक्षण हमारा क्या है जी, 10 दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका योग करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर 2 को 5 को 7 को 7 7 14 14 3 17 17 और 17 5 17 5 22 22 9 22 9 31 31 31 4 35 35 5 40 10 50 50 50 10 60 61, यानी 61 बट्टा हमारा क्या हो गया 10। इसका हम लोग माध्य निकालेंगे तो एक शून्य को जब हम हटाते हैं तो क्या हो जाएगा है हमारा 6.1 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वैल्यू निकल कर आ गया, यानी माध्य बराबर हमारा क्या निकल कर आ गया 6.1। ठीक है, इसको हम लोग गलती ना हो, इसको पुनः हम लोग दोबारा इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, गिनती कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 को 5 को 7 को होता है, 0 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या संख्या मिलेगा, वही संख्या मिलेगा, लेकिन हम उसको 0 को जोड़ेंगे नहीं, 0 को जोड़ेंगे तो हमारा वही वैल्यू होगा, यानी 2 को 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही नंबर मिलेगा। तो लेकिन हमारा संख्या में काउंट कर लेंगे, हाँ 0 भी क्या है, संख्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, वही वैल्यू मिलता है।
तो हम लोग देखेंगे कि 2 गो 5 गो 7 गो और 7 7 14 14 14 3 17 17 5 17 5 22 22 गो 8 गो 22 8 30 1 31 31 4 35 35 35 5 40 10 50 50 10 60 1 61 यानी 61/10 आ गया हमारा 6.1 हमारा क्या हो गया माध्य हो गया। ये तो था दोस्त सिर्फ माध्य निकालना। यानी माध्य निकालने में हम लोग क्या करेंगे, आपको क्या ध्यान देना है कि इसमें होता है क्या कि आपको यानी दी हुई आंकड़ों का योग करना होता है और जो जितना आंकड़ा दिया होता है यानी उसका जो n का वैल्यू होता है वो बटा में हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पर रख देंगे और उसको हम लोग भाग लगा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा माध्य हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे माध्यिका पर। ठीक है, तो माध्यिका पर क्या होता है, माध्यिका पर बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि आपको दिया होता है कि इसका माध्यिका निकालिए यानी मीडियन निकालिए। तो मीडियन का मतलब क्या होता है बीच का यानी मिडिल, जो हमारा मिडिल का संख्या होगा वही तो हमारा माध्यिका होगा, वही तो हमारा माध्यक होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा n का वैल्यू क्या मिला था, हमारा n बराबर 10 मिला था। तो हमारा क्या चाहिए जी, यानी n जो हमारा बीच की संख्या होनी चाहिए वो हमारा क्या हो। तो देख रहे हैं हम, तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको हम बतलाए थे कि इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा लीजिए, या आप इसको बढ़ते क्रम में सजाइए या घटते क्रम में सजाइए। यानी आपको माध्यिका निकालने के लिए ये सर्वप्रथम काम करना ही होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसको जब हम आरोही क्रम में सजाएंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 0 2 3 4 5, उसके बाद से है हमारा 5 एक ही तो था नहीं 2 ठो था, यहाँ पर 5 हो गया। फिर हम देख रहे हैं कि अब हमारा क्या है जी 7 है, 7 हो गया। उसके बाद से 11 है, उसके बाद से 15 है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक कौन सा छूट रहा है संख्या देखेंगे, 5 एक ठो है, 2 ठो है और 9 एक है मेरा, यहाँ पर 7 हो गया, 0 0 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी 2 ठो हो गया। उसके बाद से यहाँ पर 7 भी लिख लिए एक ठो, उसके बाद से 11 भी लिख लिए, 15 भी लिख लिए। कौन सा सूट रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हो रहा है मेरा। यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं तो 0 2 3 के बाद से 5 ठो, 2 ठो मिल गया, 4 मिला है, 4 मिला है एक ठो, उसके बाद से 5 2 ठो, तब 7 हो गया, 11 हो गया, 9। हाँ 9 छूटा था, 9 छूटा था यहाँ पर 7 के बाद से क्या होगा 9 होगा, उसके बाद से 11 होगा, उसके बाद से 15 होगा। 7 के बाद से 9 छूटा था दोस्त। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, काउंट करके पहले कंफर्म कर लेंगे कि हमारा n संख्या उतना बराबर है ना। अब क्या करना है, इसको हम लोग आरोही क्रम में सजा लिए, यानी हम लोग क्या कर ले बढ़ते क्रम में सजा लिए। अब आपको क्या करना होगा, अगर हमने 2 रूल बतलाया था कि अगर सम हो तो उसके लिए क्या है और विषम हो तो उसके लिए क्या है। तो अगर विषम संख्या हो यानी n का मान अगर विषम हो तो उसके लिए क्या रूल है, n + 1/2, यानी जो हमारा n का वैल्यू होगा उसको हम लोग यहाँ पर पुटअप कर देंगे, यानी 10 + 1/2, तो इसको करेंगे 11/2 बराबर कितना हो जाएगा 5.5 हमारा क्या हो जाएगा। ये तो हो गया विषम संख्या के लिए, यानी ये तो हमारा क्या रूल है, ये रूल नंबर हम लोग देख रहे हैं, तो ये रूल क्या है जी, ये तो विषम संख्या के लिए हो गया। अगर आपसे अगर सम संख्या का पूछ दे, यानी सम संख्या के लिए पूछ दे कि सम संख्या के लिए क्या होगा माध्यक, तो सम संख्या के लिए निकालते हैं n 1/2 n/2 वे प्रेक्षण 1/2 वे प्रेक्षण प्लस n/2 + 1 वे प्रेक्षण। तो इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है कि हम लोग पहले क्या करते हैं n/2 के प्रेक्षण का योग करते हैं और n/2 + 1 वे प्रेक्षण का योग करते हैं।
तो ये पहले कोठा का काम होता है और उसको हम लोग क्या करते हैं, उस कोठा को पहले मान निकाल कर nवें परीक्षण का मान निकाल कर तब हम लोग क्या करते हैं 1/2 से गुना कराते हैं। यानी ये क्या है जी, गुना में है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमारा n/2 यानी n का मान वैल्यू क्या आया था, यहाँ पर हम लोग रफ में कर लेते हैं। तो n बराबर हमारा क्या आया था, 10 आया था, 10 आया था ना। तो इस हम 10 को जब n/2 से करेंगे अब प्लस n/2 + 1वें परीक्षण पर हम रखेंगे, तो यानी 10 + 1 10 + 2 + 1 को हम लोग रखने जाएंगे। यानी यहाँ पर इस रूल पर वैल्यू पर पुट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर तो हम लोग काट दिए, तो यहाँ पर अगर 10/2 रख लिए अब प्लस 2 एकम 2 10 कितना हो गया, 2 एकम 2 10 कितना हो गया, 12 12/2 हो गया। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर 5 मिलेगा, इसको जब हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। यानी हमें क्या मिला, पांचवें परीक्षण, यहाँ पर हमें क्या मिला, पांचवें परीक्षण हो गया परीक्षण अब प्लस 6वें परीक्षण, यहाँ पर क्या हो गया 6वें परीक्षण। तो 5वें परीक्षण और 6वें परीक्षण पर देख रहे हैं कि हमारा वैल्यू कौन सा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 यानी 5वें परीक्षण पर ये है 5 है और 6वें परीक्षण पर क्या है जी 5 है। यानी दोनों परीक्षण पर हम लोग पता करने गए तो यानी 5 है और 5 मिला। ठीक है, यही आपको बात ध्यान देना है। यानी उसमें हम देखे थे कि कमेंट में आया था कि सर 8वें परीक्षण या पद बोल रहे हैं वो कौन सा है, तो हम लोग यही तो इसका ही तो मान पकड़ रहे हैं। यानी जो हमारा परीक्षण का मान आया है, जो हमारे ये परीक्षण का वैल्यू जो हमारा यहाँ पर 5वें परीक्षण जो आया है, 5वें परीक्षण यही तो हमारा क्या है जी कि ये 5वें परीक्षण है अब प्लस क्या है जी 6ठे परीक्षण है। तो जो हम लोग परीक्षण का जब हम लोग मान निकालेंगे यहाँ पर, ये हमारा जो परीक्षण के जो हमारा मान होगा वही तो हम लोग उसका योग करेंगे ना, योग कर बटा में 1/2 से गुना कराते हैं, यही ना काम करते हैं। तो 5वें परीक्षण पर भी 5 मिला और 6ठा परीक्षण पर देखें तो 5 मिला। तो 1/2 अब 5 + 5 कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 गुना 10, 1/2 गुना 10 क्योंकि 5 के जोड़ दिए तो 10 हो गया। यानी 10/2 कर लिए तो हमारा क्या आ जाएगा 5 आएगा, 5 आ जाएगा। ये क्या था जी, सम के लिए था, ये क्या था सम के लिए था। तो ये हम लोग क्या कर लिए, ये तो सब्जेक्टिव के तौर पर हम लोग इस तरह बना लेंगे। अगर सब्जेक्टिव के तौर पर पूछे 2 नंबर में पूछे 4 नंबर में पूछे तो हम लोग क्या करेंगे इस तरह बनाएंगे। विषम संख्या के लिए करेगा तो पहले हम लोग n का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे कि n आखिर कितना है, क्लियर। उसके बाद से हमें दिमाग में खटक जाना चाहिए कि हमें क्या करना है। जब हमें n का वैल्यू मालूम हो गया तो n जब अगर विषम संख्या हो तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे n + 1/2 से काम बना लेंगे, क्लियर। अगर वही बात सम संख्या की आ गए, सम संख्या की आ जाए तो हम लोग इस रूल पर पुटअप करेंगे, इस रूल पर पुटअप करवाएंगे और जो हमारा nवें परीक्षण और nवें परीक्षण का जो हमारा वैल्यू मान होगा उसका योग, इसमें से नहीं, इसका सिर्फ योग हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग पता करेंगे कि हमारा 5वें परीक्षण पर कौन सा पद है। ये हमारा क्या है जी परीक्षण है, क्या है परीक्षण है। तो यहाँ पर 5वें परीक्षण पर 5 मिला और 6ठे परीक्षण पर 5 मिला, क्योंकि गिनती यहाँ पर गिनती कीजिए, प्रथम परीक्षण, द्वितीय परीक्षण, तृतीय परीक्षण, चौथा परीक्षण, 5वां परीक्षण, 6ठा परीक्षण, 7वां परीक्षण, 9वां परीक्षण, 10वां परीक्षण। तो हम लोग यहाँ पर जब परीक्षण का वैल्यू मालूम करेंगे तो हमारा क्या मिला 5वें परीक्षण पर ये मिला, 6ठा परीक्षण पर ये मिला। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको योग करवाकर 1/2 से गुना करवा लेंगे। ये तो था सब्जेक्टिव तौर पर हम लोग इसको माध्यक निकाल सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग इतना ना करें, इतना हम लोग झंझट ना करें। इसके लिए हमने आसान तरीका एक बतलाया था, आपको याद होगा कि हमने क्या बतलाया था। इसे हम थोड़ा साफ कर लेते हैं, देखिएगा। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसका अब हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखिएगा बाबू, इसका अब हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं। यहाँ पर क्या होगा कि हमने बतलाया था एक आसान तरीका कि जब हमें n का वैल्यू, अगर n का वैल्यू यहाँ पर सम है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यानी हम लोग ये तो सब्जेक्टिव के तौर पर बना लिए, एक तरीका था ये सब्जेक्टिव के तौर पर बना लिए, ठीक है। अब हम बतला रहे हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पर, यानी आप डायरेक्ट देखते देखते 2 सेकंड में क्लियर, माध्यक 2 सेकंड में क्लियर। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे जब हमारा n का वैल्यू 10 आ गया तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें समान संख्या काटना है। बस मन में यही होना चाहिए कि अगर हम दाएं से जितना संख्या काट रहे हैं उतना ही संख्या हमें बाएं से काटना है।
क्लियर। तो अगर हम यहाँ पर 10 है तो इधर से अगर 5 संख्या काट दे रहे हैं, इधर से 5 संख्या काट रहे हैं, बच जाएगा 0, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। उस तरह हम लोग नहीं काटेंगे। जब सम संख्या आ जाए तो समान समान संख्या हम लोग नहीं काटेंगे। जैसे 18 आ गया, कोई परीक्षण का मान 18 है, यानी n का वैल्यू 18 है, तो 9 को इधर से काट दें, 9 को इधर से काट दें, तो हो जाएगा 0, तो हमारा वो उस तरह आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग उसको उस तरह नहीं करना है। करना किस तरह है हम बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है बाबू, इसको हम लोग क्या करेंगे कि इधर से 4 ठो मान काटेंगे और इधर से 4 ठो मान काट दिए। ठीक है, इधर से 4 को मान काट दिए, इधर से 4 को मान काट दिए, बचा कितना 2 ठो बचा, तो उस दोनों का योग बटा 2, दोनों का योग बटा 2। तो यहाँ पर हमारा सम और विषम का ना वैल्यू फंस रहा है, तो सम रहेगा यानी 2 संख्या रहेगा तो 2 से भाग, 1 संख्या रहेगा तो 1 से भाग। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि 5 + 5 बटा 2 बराबर 10 बटा 2 बराबर क्या मिलेगा 5, यानी माध्यक बराबर हमें क्या मिला, माध्यक बराबर हमारा 5 क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। आंसर हो गया। ये सम संख्या के लिए, यानी आपसे सम और विषम को आंकड़ा दिया रहेगा तो या तो सम होगा या विषम होगा। ठीक है, ये तो था सम के लिए। अगर विषम के लिए हो, यानी इसमें से हम मान लेते हैं अगर विषम संख्या हो, जैसे कि यहाँ पर कोई संख्या दे दिया है, कोई संख्या दे दिया है यहाँ पर 10 12 22 30 40 कोई संख्या दे दिया है, यानी 15, यहाँ कब हो गया 1 2 3 4 5 6, एक और संख्या ले लेते हैं यहाँ पर 23 ले लेते हैं। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी n का वैल्यू कितना हो गया बाबू, 7 हो गया। 7 हो गया। 7 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है ना। अब हम आपको शॉर्ट मेथड से बता रहे हैं कि इसको हम डायरेक्ट देखते देखते कैसे मारेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में सजाएंगे पहले। ये तो हमें करना ही करना है, इसको हम लोग नहीं भूलेंगे। इसको अगर हम भूल गए तो काम खराब। या तो आप बढ़ते क्रम में सजाइए, नहीं तो घटते क्रम में सजाइए। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे सबसे छोटा कौन सा संख्या है, तो सबसे छोटा 10 मिला, फिर 12 मिला, उसके बाद से हम लोग देखेंगे तो 15, उसके बाद से 22, उसके बाद से 23, उसके बाद से 30, उसके बाद से 30, उसके बाद से 40, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को हो गया। 7 को हो गया ना। अब हमें क्या करना है कि हमें दिमाग में खटकना चाहिए कि दाएं से भी समान संख्या काटेंगे और बाएं से भी समान संख्या काटेंगे। या तो आप एक एक करके काटिए, यानी इधर से एक काटे तो इधर से एक काटे, इधर से एक काटे तो इधर से एक काटे, इधर से एक काटे तो इधर से एक काटे, बीच में बचा 22। यही ना हमारा मीडियम हुआ, यही ना हमारा मिडिल हुआ। तो 22 हमारा क्या हो गया, माध्यक हो गया। माध्यक हो गया ना, इस तरह भी निकल गया। आप प्रूफ करके भी दिखा देंगे। यानी हमें विषम संख्या के लिए क्या सूत्र था, n + 1/2। तो n का वैल्यू हमें क्या है जी, 7 है। तो 7 यहाँ पर रख देंगे, +1/2 यानी 8/2 बराबर 4। इसको काटेंगे तो 4 मिल गया, यानी चौथा परीक्षण मिल गया, चौथा परीक्षण मिल गया। तो जब चौथा परीक्षण पर हम लोग देखने जाएंगे तो 1 2 3 4, चौथा परीक्षण पर क्या मिला हमें, 22 मिला ना, 22 मिला। तो इस तरह हम लोग शॉर्ट विधि से भी निकाल सकते हैं और लॉन्ग विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपको। अब हम लोग बात करेंगे अपने बहुलक पर। अब हम लोग ध्यान दीजिएगा, बहुलक आखिर बहुलक कैसे करते हैं, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, यहां पर हमारे n बराबर 10 था, n बराबर 10 था, इसको माने रहेंगे। अब हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक। बहुलक यानी बहुलकी, यानी जो बहुत बार आता है वही ना लकी होता है। यानी जो भी हमारा क्या होता है, तुम बहुत लकी हो कि बार बार क्या हो रहा है, तुम्हारे ही अंश में ये चीज आ रहा है। ऐसे नहीं बोलते हैं कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे ही अंश में क्या हो रहा है, तुम ही जीत रहे हो। तो हम लोग कहते हैं बहुलकी, यानी जो आंकड़े में बहुत बार घटित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बहुलक में हमारा यानी किसका मान अधिक बढ़ आया है। यानी हमें पहले देखेंगे कि किसका मान अधिक बढ़ आया है। तो देख रहे हैं कि 5 1 बढ़ा है, यहाँ पर भी 5 1 बढ़ा है, यानी 5 की संख्या कितना बढ़ा गया, 2 बढ़ा गया। उसके बाद से देख रहे हैं कि और कोई भी संख्या नहीं है जो अधिक यानी 2 से अधिक बढ़ आया है। अगर उस आंकड़ा में जो अधिक बार आया होगा वही तो हमारा बहुलक होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा बाबू, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 की घटना 2 बार घटित हुई है, एक यहाँ बार और एक यहाँ बार। ठीक है, यानी बहुलक में क्या होता है, जो अधिक बार घटित होती है। क्लियर, ये भी समझ गए कि बहुलक हम लोग कैसे निकालते हैं। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे सीधे
अब हमें ये बहुलक ज्ञात हो गया। अब हम लोग बात करेंगे परिसर के तौर। तो परिसर में भी एक बात आपको ध्यान देनी होगी कि परिसर में क्या होता है, यानी उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा, वही तो हमारा परिसर होता है, वही तो हमारा रेंज होता है। कि आखिर हम लोग जैसे मान लीजिए कि अपने 10 किलोमीटर की दूरी तय की और किसी दूसरे आदमी ने 2 किलोमीटर की दूरी तय की, और आप दोनों के बीच के फैसला क्या है, वो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो वही ना बीच की दूरी निकल जाएगा, वही ना रेंज निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं कि परिसर की बात कर जाए, परिसर की बात कर जाए, रेंज की बात की जाए तो उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा, वही तो हमारा रेंज होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि रेंज बराबर, यानी रेंज बराबर देख रहे हैं तो रेंज बराबर उच्चतम सीमा क्या है जी, उच्चतम सीमा हमारा क्या है माइनस, उसके बाद से निम्नतम सीमा, निम्नतम सीमा इसमें हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें उच्चतम सीमा कौन सा है, यहाँ पर हम लोग 15 है, 15 हो गया। और निम्नतम सीमा देख रहे हैं तो हमारा क्या है जी 0 है। 0 से छोटा कोई है संख्या इसमें नहीं है ना, तो 0 हो गया। तो बराबर क्या मिला, 15 ही मिला, क्योंकि 15 में से 0 गया तो 15 ही ना होगा। तो ये क्या हो गया, यानी एगो 15 किलोमीटर दूरी तय किया, एगो 1 किलोमीटर दूरी नहीं तय किया, तो क्या होगा, यानी 15 किलोमीटर का रेंज हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, परिसर बराबर हमारा क्या आंसर आ गया, तो परिसर बराबर हमारा 15 आंसर आ गया। क्लियर। अब नहीं ना कहिएगा कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। बहुत अच्छा बात है कि आपने हमें कमेंट किया कि सर हमको ये वाला समझ नहीं आया। अब हम लोग अपने पुनः एक्सरसाइज पर चर्चा करेंगे, यानी हम लोग क्या कर लिए, ये कुछ बेसिक नॉलेज पे उस पर चर्चा कर लिए जो हमने पीछे वाले क्लास में पढ़े थे। अब हम लोग बात करेंगे अपने एक्सरसाइज नंबर 4.3 पर। नेक्स्ट स्लाइड। तो एक्सरसाइज में हमारा 4.3 में दिया हुआ है कि एक दंड आरेख बनाना, उसके बाद से दिया है दोहरी दंड आरेख बनाना। यानी इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ दंड आरेख के माध्यम से उसको हम लोग क्वेश्चन आंसर को हल करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम जानेंगे कि एक दंड आरेख को पहले हम लोग कैसे बनाते हैं, दोहरे दंड आरेख को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो एक दंड आरेख बनाने के लिए इसमें क्या होता है कि दंड आरेख समान चौड़ाई के दंडों द्वारा संख्याओं का प्रदर्शन होता है। यानी इसमें क्या होता है, समान चौड़ाई के जो दंड होता है उस संख्याओं का क्या होता है, प्रदर्शन होता है, जिसमें दंडों की लंबाई या ऊंचाई क्रमशः उसके मानों के समानुपाती होता है। यानी जो दंड की लंबाई होती है, जो ऊंचाई होती है, उसके मान क्या होता है, वो हमेशा वो जो बीच बीच में जो खाली स्थान होता है उसके मान क्या होता है, हमेशा वो समान होता है। तो देखेंगे उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक आप स्केल का यूज कीजिएगा, उसको हम लोग यानी एक दंड आरेख बनाए या दोहरी दंड आरेख बनाए, उसमें क्या होता है, सर्वप्रथम एक हम लोग कॉलम खींचते हैं और एक रो खींचते हैं। उसमें क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इस तरह अपने स्टिक को रख लिए और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये रो खींच दिए और यहाँ पर उसी से यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, एक यहाँ पर कॉलम खींच लिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, एक कॉलम खींच लेंगे। इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक यहाँ पर जो बिंदु होगा वो 0 होगा। और जो भी हम खींचेंगे, जैसे यहाँ पर हम लोग खींचना है और यहाँ पर हम लोग जो दंड आरेख खींचने जाएंगे तो इसके दंड आरेख यानी यहाँ पर हम लोग जो दंड आरेख बनाने जा रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ के जो समान उसकी लंबाई जो होगी वो क्या होगी, दोनों उसके बीच में जो हमारा ये बिंदु ये जो समान लंबाई है वो क्या होगी, बराबर होनी चाहिए। यानी हम लोग ये नहीं कि यहाँ पर हम लोग ज्यादा स्थान छोड़ दिए और यहाँ पर कम स्थान छोड़ देते, यहाँ पर हम लोग जितने स्थान छोड़े हैं वहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, उतना ही स्थान छोड़ेंगे। और इस तरह हम लोग क्या कर लेंगे, एक दंड आरेख को हम लोग इस तरह बना लेते हैं। यानी एक दंड आरेख को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह बना लेंगे। उसके बाद से क्या हो जाएगा, हमारा एक दंड आरेख बन जाएगा। यानी यहाँ पर जो हमारा स्थान होगा वो और जो हमारे ये दंड आलेख का जो स्थान होगा वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जो भी घटना होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उसके समानुपाती होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले एक दंड आलेख को पहले हम लोग बनाना चालू कर रहे हैं। अब क्या ध्यान दीजिएगा कि इधर जो होता है तो नंबर ऑफ संख्या रहता है। यानी इधर क्या होता है, इधर संख्या का मान रहता है, इधर संख्या हो रहता है,
इधर संख्या रहता है और इधर क्या होता है, दी हुई संख्याओं का नाम होता है, यानी इधर संख्या नाम होता है, इधर क्या होता है, संख्या नाम होता है। जो भी हम लोग का आंकड़ा का उसका बार कोडिंग निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इधर संख्या का नाम होता है और इधर संख्या नाम होता है। जैसे कि कोई भी हम लोग बार आलेख बनाते समय क्या करते हैं, इधर जो हमारा अंतराल होता है, यानी अगर कोई संख्या में अगर आपको दे दिया जाए कि 1 से 50 तक संख्या है, उसको हम लोग किसको कितना अंक मिला है उसको किस तरह निरूपित कीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा इधर का जो मान होगा वो संख्या होगा, जो हमारा क्या होगा, संख्या होगा। जो हम लोग क्या करते हैं, इस पर बिंदु पर काट काट कर उसको अंतराल के माध्यम से उसको दिखाते हैं। और जो हमारा इधर जो हमारा मान घटित होगा, जो उसका मान आएगा वो संख्या के नाम के रूप में हम लोग लिखते हैं। ये तो थी हमारे एक दंड आरेख की घटना। ये हमारा क्या थी, एक दंड आरेख की घटना। अगर द्विदंड आरेख की बात की जाए तो द्विदंड आरेख में क्या होता है कि इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें दोहरी दंड आरेख खींचा जाता है। इसमें क्या किया जाता है दोस्त कि दोहरी दंड आरेख खींचा जाता है, और वो इसमें भी वही कंडीशन है कि इसमें क्या होता है कि इनमें दो दो अलग अलग दंड आरेख खींचकर उसके मानों को दर्शाया जाता है। यानी इसमें भी क्या होता है, उसमें एक दंड आरेख खींचा जा रहा था और इसमें दोहरी दंड आरेख खींचा जाएगा और उसके मानों को अलग अलग हम लोग दिखाते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी एक क्या होता है, इसमें भी एक हम लोग रो ले लेते हैं और एक कॉलम ले लेते हैं। इसमें भी क्या होता है, एक रो और एक कॉलम दिया रहता है और यहाँ पर हम लोग क्या कर लिए, एक खींच लिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपको इधर से हमें मालूम है इधर क्या लिखाएगा, इधर हमें क्या लिखाएगा, संख्या। इधर जो भी संख्या होगा उसको हम लोग इधर दिखाएंगे और इधर क्या होगा, संख्या नाम। इधर क्या होगा, संख्या नाम। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई। अब हमें दोहरी दंड आरेख खींचना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग उसको दिखाने के लिए, यानी हम लोग एक यहाँ पर अगर प्रथम आलेख की बात कर ली जाए तो प्रथम आलेख खींच रहे हैं तो एक उसको खाली रख दीजिए, और द्वितीय आलेख खींच रहे हैं, द्वितीय आलेख की बात की जाए तो इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग रंगीन बना लेते हैं, यानी डॉट डॉट से हम लोग क्या करेंगे, उसको दिखा देंगे। तो अब हम लोग दोहरी दंड आरेख खींचने जा रहे हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें भी वही काम करेंगे। इसमें भी हम लोग समान लंबाई के ही दो दंड आरेख खींचेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दो दंड आरेख समान लंबाई के खींचने जा रहे हैं तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे और उसकी दूरी भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसकी दूरी भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो हम लोग पहले दंड आरेख खींच लेते हैं, उसके बाद से हम आपको दिखाने वाले हैं। ये हमारा क्या हो गया, दंड आरेख हो गया। एक का मान क्या था जी, यहाँ पर था, और एक का मान यहाँ पर हम लोग क्या कर लिए, थोड़ा सा बढ़ाकर यहाँ पर हम लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे थे, बोला गया था कि प्रथम आलेख को हम लोग क्या करेंगे, उस तरह खाली छोड़ देंगे, लेकिन द्वितीय आलेख को हमेशा क्या करेंगे, उसको रंगीन कर लेंगे, यानी उसको डॉट डॉट से दिखा देंगे ताकि वो क्या हो, वो आपको समझ में आए कि ये द्वितीय आलेख है, ये क्या है जी, ये प्रथम आलेख है। ठीक है, उसी तरह हम लोग फिर उसी तरह अगर दूसरा मान दिया होगा तो दूसरे आलेख बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे कि एक बना लेंगे दंड आरेख, उसको भी क्या करेंगे, उसी तरह हम लोग एक डॉट डॉट से और एक खाली से हम लोग क्या करेंगे, उसको दिखा देंगे। ठीक है, इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, दंड आरेख बनता जाएगा। अगर हमारा क्या हो जाएगा, दंड आरेख बनता जाएगा। इस तरह हम लोग क्या कर लेंगे, दो दंड आरेख को हम लोग उसको यहाँ पर थोड़ा नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर ये स्टिक ये रखने बोर्ड पर रखने से नीचे में गिर जा रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। फिर हम लोग इसी तरह क्या करेंगे, फिर दूसरा बनाना हो तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, पहले समान लंबाई पर खींच लेंगे एक ठो और यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, उसके बाद से दो और ठीक है, यानी हम लोग क्या करेंगे, दोहरी दंड आरेख में क्या करेंगे, दो समान के अलग अलग लंबाइयों के अलग अलग हम लोग उसको खींचेंगे। ठीक है, ये हमको आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब बात कर लेंगे अपने एक्सरसाइज के ऊपर। तो एक्सरसाइज नंबर 4.3 में दिया हुआ है कि आकृति, यानी 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि आकृति 4.9 में दिए गए दंड आरेख का प्रयोग कर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। और देख रहे हैं कि ए में दिया हुआ है कि किस कंपनी की साइकिल अधिक लोकप्रिय है,
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इधर जो हमारा ये जो हमारा दिया हुआ है ये क्या है, ये विद्यार्थियों की संख्या है, और इधर जो है जो ये कंपनी का नाम दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये कंपनी का नाम दिया है। जो एस कंपनी है, ये पी कंपनी है, ये आर कंपनी है, ये एम कंपनी है, ये एन कंपनी है। इधर जो हो गया वो कंपनी का नाम हो गया, और ये जो हो गया वो संख्या नाम हो गया, यानी विद्यार्थियों की संख्या हो गई। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि किस कंपनी की साइकिल अधिक लोकप्रिय है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो हमें यहाँ पर जो साइकिल की संख्या दी हुई है, यानी दिया हुआ है कि यहाँ पर, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है जी, 40 जो है, जो आर कंपनी है वो क्या कर रही है, अधिक साइकिल की पसंद कर रही है। यानी किस कंपनी की साइकिल अधिक लोकप्रिय है, तो आर कंपनी की अधिक साइकिल क्या है जी, लोकप्रिय है। तो हमारा ए का आंसर क्या हो जाएगा, ए का आंसर क्या हो जाएगा, आर कंपनी की साइकिल जो है वो क्या है, अधिक लोकप्रिय है। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दंड आलेख में ये क्या है, हमारा आर सबसे ऊपर बना हुआ है, यानी सबसे शीर्ष पर, यानी 40 क्या है जी, 40 विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, वो आर कंपनी की साइकिल पसंद कर रहे हैं। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे बी पर। तो बी में दिया हुआ है कि कितने कंपनियों की पसंद पी कंपनियों की साइकिलें हैं, यानी दिया हुआ है कि कितना कंपनी जो है पी को साइकिल क्या है जी, पसंद है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कितना है जी, तो यहाँ पर हम लोग ये क्या है, ये 25 पर है, ये हमारा क्या है, ये हमारा 25 पर था, तो ये हमारा क्या है जी, जो है यहाँ पर हमारा 25 कंपनियां हैं जो क्या कर रही है, साइकिल को, यानी पी साइकिल को पसंद कर रही है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, तो यहाँ पर बी में हम लोग हमारा हो जाएगा कि 25 यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 25 कंपनियां पी साइकिल पसंद करती है। ठीक है, यानी पी कंपनी 25 कंपनी क्या हो जाएगी, पी कंपनी की साइकिल पसंद करती है। ओके। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सी पर कि किस कंपनी की साइकिल सबसे कम लोकप्रिय है, यानी किस कंपनी की साइकिल है जो सबसे कम लोकप्रिय है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा सबसे कम कितना है जी, ये हमारा एम कंपनी है, जो वो सिर्फ 5 ही को क्या कर रही है, 5 ही विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, उसको साइकिल की कम पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 ही हो जाएगा। सी नंबर में क्या करेंगे हम लोग, यानी एम कंपनी की जो कंपनी है वो क्या कर रही है, सिर्फ 5 ही कंपनी क्या कर रही है, 5 ही साइकिल पसंद कर रही है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगला क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। अब बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो दिया हुआ है कि निम्न सारणी में एक विद्यालय के 2006 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष वार्षिक खेलों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यानी खिलाड़ियों की संख्या दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंड आरेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर एक दंड आरेख बना दिया है, और यहाँ पर हम लोग आपको दिखा दिया है कि हम लोग इसको दंड आरेख के माध्यम से हम लोग किस तरह कितना पर हम लोग ले रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर दिया है कि 2006 में क्या दिया है, खिलाड़ियों की संख्या 160 है, और 2007 में कितना है, 280 है, और 2008 में 200 है, और 2009 में 400 है, और 2010 में 320 है। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग पहले जब हम लोग बनाएंगे तो इसको पहले हम लोग देखेंगे कि इसका अंतराल, यानी इसके बीच का अंतर कितना है। तो अब हम लोग उसको एक इकाई का पहले मालूम कर लेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे, हम लोग इस संख्या रेखा के माध्यम से उसको हम लोग संख्या रेखा आलेख पर दर्शा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, जब हम लोग देखें कि 160 में 160 और यहाँ पर 280 के बीच में कितना गैप है, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या है 2, और यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर गए तो यहाँ पर 1, यानी 120 का अंतर है। फिर हम आगे गए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 280 और यहाँ पर 280 का गैप है। फिर हम 400 और यहाँ पर देख रहे हैं कि 400 और 320 में कितना क्या गैप है, 80 का गैप है। तो हम लोग इसको हम लोग क्या करेंगे कि हम एक कौन सा न्यूनतम संख्या लेंगे जो इस सभी संख्या को क्या करे, विभाजित कर दे। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर 4 से अगर हम लोग इसको 4 से विभाजित कराते हैं, ये 40 से विभाजित कराते हैं, तो ये क्या हो जाती है, चारों संख्या कट जाती है। तो हमें क्या मालूम हो जाएगा कि एक इकाई बराबर कितना होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर 100 यानी 2006 की बात की जाए, वर्ष 2006 की बात की जाए, तो 2006 में विद्यार्थियों खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, तो 160 है,
160 है। अगर हम लोग इसको 40 से भाग कराते हैं तो हमारा कितना आ गया, 4 हो गया, 4 बार में कट गया। अब हम यानी इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक न्यूनतम संख्या मालूम कर रहे हैं, क्योंकि हम इतना बनाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, वेन आरेख, यानी वेन आरेख क्या बना, लंबा बनाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक इकाई बराबर क्या मान लेंगे, न्यूनतम संख्या पकड़ लेंगे, उसके बाद से हम लोग उसको क्या कर लेंगे, उसका अंतराल बना लेते हैं। तो हमें यहाँ पर जब हम लोग इसको करेंगे तो हमें एक इकाई बराबर क्या मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि 40 क्या है, ये चारों संख्या से डिविजुअल है, यानी इससे भाग लग जा रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक इकाई बराबर, यहाँ पर लिख देंगे एक इकाई बराबर 40, यानी हमारा जो ये गैप है वो कितना है, एक इकाई बराबर 40। तो जब हम यहाँ से यहाँ गए तो 40 दूना का 80, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो को हम लोग यहाँ पर इकाई का हम लोग मान ले लिए हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, जब 2006 में निकालने गए तो हमें क्या मिला, 4 इकाई मिला। उसी तरह अगर 2007 वर्ष 2007 की बात की जाए तो 2007 में खिलाड़ियों की संख्या कितना है, 280। कितना है जी, 280। इसको भी हम लोग भाग देंगे 4 से तो कितने, 40 से, तो कितने बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। क्लियर। उसी तरह 2008 की बात की जाए तो 2008 में खिलाड़ियों की संख्या कितना है, 200। तो 200 को जब हम लोग 40 से भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में, 5 बार में कट गया। उसी तरह 2009 की बात की जाए, 2009 में खिलाड़ियों की संख्या कितना है, 2009 में देख रहे हैं तो 400 है। 400 भागा करेंगे 40 तो 0 से 0 खत्म, यानी 10 बार में कितना मिला, यहाँ पर हमारा 10 इकाई मिला। फिर उसी तरह 2010 में अगर बात की जाए तो 2010 में हम लोग देख रहे हैं तो खिलाड़ियों की संख्या 320 से, 320 में अगर 40 से भाग कराएंगे तो 0 से 0 खत्म, 4 9 36, यहाँ पर 9 मिला, 9 मिला, सॉरी 4 8 32, 4 8 32 हो गए, यहाँ पर 8 मिला, यानी 8 इकाई मिला। ठीक है, या तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस माध्यम से यहाँ पर हम लोग संख्या के दिखा दिए। जैसे कि हमने देखा है यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में, यानी विद्यार्थियों की संख्या 2006 में वर्षों के में देख रहे हैं कि विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 200, 160 है, 160 है। तो 160 हमको 2006 में 160 को दिखा दिए, यहाँ पर हम लोग 160 को दिखा दिए, क्योंकि हम लोग जब 40 में 4 से गुना कराएंगे तो 160 हमारा मान आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना। आप चाहे इससे डॉट 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 के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। फिर हम 2007 में बात करें तो 2007 में विद्यार्थियों की संख्या कितना था, 280 था। तो 280 था, यानी यहाँ पर हम लोग कर लिए 7 को, तो जब 7 में जब गुना करवाएंगे 4 से तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम लोग इसको निरूपित कर लिए। यानी आपको क्या करना है, पहले इस तरह बनाने के, अगर इस तरह कोई वेन आरेख बनाना हो तो पहले हम लोग न्यूनतम मान उसका ज्ञात कर लेते हैं, यानी एक इकाई बराबर हम लोग मालूम कर लेंगे कि कितना होगा, उससे हम लोग क्या हो जाएगा, बनाने में सहूलियत मिलती है। क्लियर। अब आपको क्या करना है कि दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है ए नंबर में कि डंडा आलेख बनाने के लिए आप क्या पैमाना लेंगे, यानी आप जो डंडा आलेख बना रहे हैं इसमें क्या पैमाना लेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछ देना कि क्या पैमाना लेंगे, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि डंडा आलेख बनाने के लिए हमारा ए का आंसर हो जाएगा, ए का कि हम 40 के पैमाना लेंगे, क्योंकि हमें क्या है, 40 क्या है जी, ये तीनों संख्या से डिविजुअल है, भाग लग जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 40 क्या है जी, न्यूनतम संख्या प्राप्त हो गई, जो 40 चारों संख्या क्या कर रही है, भाग लगा दे रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर 40 हो जाएगा। क्लियर। अब हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर बी में दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिया हुआ है कि किस वर्ष में खिलाड़ियों की संख्या अधिकतम और किस वर्ष में न्यूनतम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2009 में क्या है जी, यहाँ पर हमारा विद्यार्थियों की संख्या कितना था, तो विद्यार्थियों की संख्या हम लोग देख रहे हैं कि 400 है। विद्यार्थियों की संख्या क्या है, तो यहाँ पर हमारा बी का 1 का आंसर हो जाएगा कि अधिकतम कितने वर्ष में है, अधिकतम 2009 में। अधिकतम किस वर्ष में है, 2009 में। और न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम हम लोग देख रहे हैं कि 2006 में क्या है जी, 160 विद्यार्थी है। तो न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या 2006 में। क्लियर। इस तरह क्या हो गया, न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या 2006 में और अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या 2009 में। ठीक है। उसी तरह हम लोग फिर 2 नंबर यानी बी के 2 देख रहे हैं, तो उसमें क्या दिया है कि वर्ष 2006 के खिलाड़ियों की संख्या वर्ष 2010 के खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि वर्ष यहाँ पर 2 नंबर की बात कर रहे हैं, इसे मिटा देते हैं थोड़ा सा। वर्ष
2006 के विद्यार्थियों की संख्या, और फिर क्या कर रहे हैं 2010 के। तो 2006 में कितने विद्यार्थियों की संख्या है, 2006 में विद्यार्थियों की संख्या कितना है 160 है। और वही विद्यार्थियों की संख्या 2010 की बात की जाए तो कितना है, तो 320। ठीक है, इसी संख्या का क्या करना है, इसका अनुपात आपसे पूछा है। तो इस जीरो से इस जीरो को काट दिए, फिर इस 16 दूना के 32, यानी 1/2 हमारा मिल गया। यानी वर्ष 2006 के वर्ष 2010 का अनुपात बराबर 1/2। 1 क्या हो जाएगा, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम लोग क्या कर लिए, क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही आसानी तरीके से उसको हम लोग हल कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखेंगे कि एक विद्यार्थी में प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रथम प्रदर्शन दिया हुआ है, यानी 100 में दिया हुआ है। इन आंकड़ों का एक दोहरा दंड आरेख खींचे और दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यानी हमने क्या कर लिया है कि हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया है, ये विषय है और ये हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान। और प्रथम सत्र में जो हमारे विद्यार्थी लाए हुए हैं वो क्या है जी, यहाँ पर अंक दिया हुआ है 60 अंक, 70 अंक, 80 अंक, 84 अंक, 76 अंक। उसी तरह द्वितीय सत्र में, यानी जब द्वितीय सत्र का एग्जाम हुआ है तो उस समय विद्यार्थियों द्वारा अंक अर्जित किया गया है कितना, 80, 65, 95, 85 और 80। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर उसका क्वेश्चन लिख लिया। और हमें वीडियो लंबा ना बने इसके लिए हमने क्या कर लिया, बेन आरेख पहले से ही बना लिया। दोहरी दंड आरेख में क्या होता है कि इसमें एक को हम लोग खाली स्थान के बॉक्स से दिखाते हैं, निरूपित करते हैं, और दूसरे में क्या होता है कि एक को रंगीन हल्का हल्का उस पर डॉट चिन्ह लगाकर उसको निरूपित करते हैं। इससे क्या होता है कि आपको पहचानने में बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर दिया है कि हमें अधिकतम संख्या कितना लेना है, 100 तक लेना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे कि हम लोग यहाँ पर एक इकाई बराबर क्या मान लेंगे, हम एक इकाई बराबर हम लोग 10, यहाँ पर हम लोग क्या कर लिए 10 ले लिए, यानी एक इकाई बराबर हम लोग क्या कर लिए 10 का अंतर ले लिए। और उसके माध्यम से हमने दिखा दिया कि हिंदी में जो हमारा प्रथम सत्र में है तो कितना अंक अर्जित किया है, 60 अंक अर्जित किया है। फिर वही दूसरे सत्र में कितना अंक किया है, वो 80 अंक किया है, यानी किस विषय में, हिंदी विषय में। उसी तरह हमने अंग्रेजी में देखा है तो प्रथम सत्र में कितना अर्जित किया है, 70 अंक अर्जित किया है। उसी तरह अगर द्वितीय सत्र की बात की जाए तो 65 अंक अर्जित किया है। तो यानी द्वितीय सत्र को हम लोग ये डॉट चिन्ह से दिखाए हुए हैं और प्रथम सत्र को खाली स्थान से दिखाए हुए हैं। दोनों सत्र को हम लोग या तो खाली या रंगीन नहीं कर सकते, नहीं तो हमें समझने में कठिनाई होगी। अब बात कर लेते हैं कि हमारा इस तरह तो बेन आरेख हम लोग बना लेंगे। उसके बाद से क्वेश्चन पर हम लोग गौर कर रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि विद्यार्थियों ने अपने किस विषय में सबसे अधिक सुधार किया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि विद्यार्थी ने अपने किस विषय में सबसे अधिक सुधार किया, यानी ये प्रथम सत्र का अंक है, ये द्वितीय सत्र का अंक है। तो हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले इनका हम लोग अंतर देख लेते हैं कि किस विषय में कितना कितना का अंतर हुआ है, कितना का प्रोग्रेस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर अंतर कितना का हो जा रहा है, 20 का अंतर हो जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं तो 5 का अंतर हो जा रहा है, यानी -5 हो जा रहा है। इसमें से क्या हो जा रहा है, -5 हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है, प्रथम सत्र में तो 70 अंक लाया है, लेकिन द्वितीय सत्र में -5 अंक की कमी कर उसने क्या कर लिया है, 65 अंक प्राप्त किया है। फिर हम लोग देख रहे हैं कि प्रथम सत्र में गणित में 80 अंक लिया है, यहाँ पर कितना है जी, यहाँ पर 95 अंक लिया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 15 अंक की बढ़ोतरी हुई है, 15 अंक की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर देखें तो 1 अंक की बढ़ोतरी हुई है, यहाँ पर देखें तो 4 अंक की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा 20 अंक की बढ़ोतरी हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 के 1 में क्या कह रहा है कि विद्यार्थी ने अपने किस विषय में सुधार अधिक किया है, यानी किस विषय में वो क्या किया है, सुधार किया है, जिससे उसको अधिक मार्क्स आया है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा ये क्या है, हिंदी विषय है, यानी A का यानी 3 का 1 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि हिंदी विषय में क्या किया है, उसने अधिक सुधार किया है, हिंदी विषय में अधिक सुधार किया है। ठीक है,
उसी तरह हम लोग 2 पर बात करेंगे। तो 2 में दिया हुआ है कि सबसे कम सुधार किस विषय में हुआ है, यानी सबसे कम सुधार किस विषय में हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर +1 यानी 1 का प्रोग्रेस हुआ है, और में देख रहे हैं तो यहाँ पर 4 का प्रोग्रेस हुआ है, यहाँ पर 15 का प्रोग्रेस हुआ है। यहाँ तो माइनस का ही प्रोग्रेस, माइनस में लिया हुआ है अंक, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं तो 20 का प्रोग्रेस हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि सबसे कम किस में प्रोग्रेस हुआ है, यानी किस में सुधार किया है सबसे कम। तो सबसे कम हमारा क्या है जी, सामाजिक विज्ञान, यानी क्या है जी, सामाजिक विज्ञान में उसने कम सुधार किया है, कम सुधार किया है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या कह रहा है कि क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। तो हाँ, हम लोग कह सकते हैं कि किस में गिरा है नीचे प्रदर्शन, अंग्रेजी में। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, अंग्रेजी विषय में क्या किया है जी, अंग्रेजी विषय में इसने प्रदर्शन कम किया है, अंग्रेजी विषय में प्रदर्शन कम हुआ है। ठीक है, इस तरह हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 बनकर तैयार हो गया। अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में अगले क्वेश्चन पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि एक फल विक्रेता ने किन्हीं 2 दिनों में फल की बिक्री किलोग्राम में का तुलनात्मक सारणी बनाया है। आप इन्हें दोहरे दंड आरेख में दिखाइए तथा दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यानी हम देख रहे हैं कि 2 दिन में क्या किया है, एक फल विक्रेता ने फल बिका है, और वहां पर जो कि आम है, सेब है, संतरा है, पपीता है, केला है और तरबूजा है, और सोमवार की बिक्री की हुई संख्या इतना है और मंगलवार की बिक्री की हुई संख्या इतना है। यानी इतना क्या किया है जी, किलोग्राम में उसने क्या कर लिया है, उतना वो अपने फल को बेचा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके दोहरे दंड आरेख से दिखाने जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 0, यहाँ पर तो हमारा मान 0 होगा, लेकिन हम लोग पहले क्या कर लेंगे, इसको देखेंगे कि अधिकतम मान कितना है। तो हमारा अधिकतम मान यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा 38 है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग एक इकाई बराबर पहले हम लोग मान लेंगे कि 5, हम लोग क्या लेंगे, इसको एक इकाई बराबर हम लोग क्या कर लेंगे, 5 ले लेंगे। यानी हम लोग क्या कर लेंगे, इसको 5 के अंतर पर हम लोग दिखा देंगे। तो अब इसको हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। 10 का अंतर लेंगे तो 10 का अंतर में हम लोग क्या होगा कि थोड़ा सा ये गलत होने की संभावना बनी रहती है। और 5 के लेंगे हम लोग तो 5 में क्या होता है कि ये 3 ऊपर बढ़ना होता है, तो हम लोग आसानी से बढ़ सकते हैं और घट सकते हैं। यहाँ पर 12 है, जहाँ यहाँ पर देखेंगे कि 12 है, तो 5 का अंतर लेंगे तो हमें थोड़ा डिस्टेंस दूरी करने में असहूलियत पैदा होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग जैसे यहाँ पर हम लोग दिखा दिए हैं कि आम का बिक्री यानी जो सोमवार का दिन है वो कितना बेचा है, 35 किलोग्राम, और जो हमारा ये मंगलवार का है वो कितना बेचा है, 26 किलोग्राम। तो हम लोग इसको यानी जो हमारा प्रथम सोमवार का दिन है, तो सोमवार को हम लोग किस तरह, सोमवार को हम लोग ये खाली बॉक्स से इंडिकेट किए हुए हैं। और मंगलवार की बात की जाए तो मंगलवार को हम लोग ये डॉटेड वाले बॉक्स को इंगित किए हुए हैं। ठीक है, तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। और हम आपको क्या करने वाले हैं, जब जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है जी, वेन आरेख हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देख दिया हुआ है कि कौन सा फल अधिक लोकप्रिय है। यानी इसमें क्या कर रहा है कि इसमें दे दिया है आपको और पूछ रहा है कि कौन सा फल लोकप्रिय है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये 38 क्या है जी, 38 केजी क्या है, सोमवार को बिका हुआ फल है। यानी 38 केजी क्या है जी, सोमवार को बिका हुआ फल है। और फिर मंगलवार को बिका हुआ जी 35 केजी बिका हुआ है। तो अधिक लोकप्रिय कौन सा फल हो गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर में 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर के 1 क्वेश्चन नंबर 4 के 1 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तरबूजा। क्योंकि तरबूजा क्या है जी, यहाँ पर दोनों दिन अधिक केजी बेचा गया है। क्लियर, यानी अधिक केजी दोनों दिन अधिक क्या हुआ है, उस फल का अधिक बार डिमांड हुआ है, अधिक लोकप्रिय हुआ है, जिसके वजह से वो उपयोग में ज्यादा आया हुआ है। क्लियर। अब पूछ रहा है आपसे कि इस दंड आरेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। यानी जो भी हमारे ये दंड आरेख दिया हुआ है, इससे कह रहा है कि आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा सोमवार का कितना केजी बिका हुआ है,
यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सोमवार का बिक्री देखेंगे तो हम इसको जब जोड़ेंगे तब जोड़ने जाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 8 16 16 16 16 16 16 2 18 18 18 18 18 2 20 27 27 27 27 3 30 2 32 के 2 2 हर्षिन 3 और यहाँ पर 3 3 6 6 6 7 7 2 9 9 9 10 10 2 12 12 12 3 12 3 15 यानी 152 हो गया। और मंगलवार को जाएंगे, मंगलवार का बिक्री देखने जाएंगे, मंगलवार का बिक्री देखने जाएंगे तो हम इसको जब जोड़ेंगे तो 5 4 6 5 11 11 5 16 16 16 4 20 4 24 24 4 28 28 28 2 28 2 30 4 34 के 4 हर्षिन 3 3 3 3 6 6 7 7 2 9 9 9 9 3 12 12 13 14 यानी 144। यानी इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा सोमवार का बिक्री हुआ है वो कितना हुआ है 152 kg और यही हमारा मंगलवार को देख रहे हैं तो 144 kg। तो इससे निष्कर्ष निकल रहा है कि हमारा सोमवार का इसका आंसर हो जाएगा, हमारा इसका आंसर क्या होगा कि सोमवार का अधिक बिक्री हुआ है। ठीक है, इस वेन आरेख से क्या निष्कर्ष निकलता है कि सोमवार का क्या हुआ है जी, अधिक बिक्री हुआ है। क्लियर। अब हम लोग इस तरह क्वेश्चन नंबर अपने 4 को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले स्लाइड में अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक कॉलोनी में लगातार 2 वर्षों में विभिन्न मदों पर खर्च निम्नलिखित है, जो कि मद इस प्रकार है: जल आपूर्ति, चिकित्सा, सुरक्षा, रोड, विद्युत। और ये 2008 में जो खर्चा हुआ है वो हजार में दिया हुआ है, यानी 25,000, 30,000, 50,000 और 40,000 और 35,000। उसी तरह 2009 में है वो भी हजार में ही दिया है कि इतना इतना खर्चा हुआ है, 30,000, 35,000, 70,000, 20,000 और 35,000। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस मद में पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक खर्च हुआ है। यानी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि किस मद में पिछले मद की अपेक्षा अधिक खर्च हुआ है। तो हम लोग क्या यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम लोग देख रहे हैं इस वेन आरेख के माध्यम से कि पिछले वर्ष, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पिछले वर्ष 25,000 खर्च हुआ है, लेकिन उसके अगले वर्ष 30,000 खर्च हो गया है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं चिकित्सा में यहाँ पर 30,000 खर्च हुआ है और यहाँ पर 35,000 खर्च हुआ है। तो ये क्या है, पिछले वर्ष से अपेक्षा अधिक वर्ष दूसरे में खर्च हो रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है कि किस मद में पिछले वर्ष की अपेक्षा सबसे अधिक खर्च हुआ है, सबसे अधिक दिखाना है। तो हम लोग यहाँ पर जब देखने जाएंगे कि किसमें सबसे अधिक खर्च हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सुरक्षा जो है यहाँ पर पिछले वर्ष 50 वर्ष खर्च हुआ है और यहाँ पर अगले वर्ष, उसके अगले वर्ष कितना वर्ष 70 वर्ष खर्च हुआ है। आपको अगर इस तरह नहीं पकड़ में आता है तो हम लोग इसका क्या कर लेंगे, दोनों का जब अंतर करेंगे तो यहाँ पर कितना का अंतर हो जाएगा, 5,000 का। और यहाँ पर भी करने गए तो यहाँ पर भी अंतर कितना का हुआ, 5,000 का। और लेकिन यहाँ पर गए तो कितना का अंतर हो गया, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 20,000 का। और यहाँ पर भी गए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20,000 का। 20,000 का यहाँ पर गए तो ये क्या है, दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर है तो यहाँ पर हमारा क्या है जी, जब हम लोग क्वेश्चन में किस मद में पिछले वर्ष की अपेक्षा सबसे अधिक खर्च किया गया है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा सुरक्षा पर, क्योंकि सुरक्षा पर क्या हुआ है जी, सबसे अधिक खर्च हुआ है। यहाँ पर ये तो माइनस में हो गया है, लेकिन पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक खर्च हुआ है। अधिक मतलब क्या, जो हम लोग पहले खर्चा किए हैं उससे अधिक खर्च करना। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वर्ष में 50 वर्ष खर्चा हुआ था और उसके अगले वर्ष में कितना हो गया खर्च, 70,000 खर्च हो गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 का 1 का आंसर क्या हो जाएगा, सुरक्षा पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हमारा, सुरक्षा पर क्या हुआ है जी, अधिक खर्च हुआ है। ठीक है, उसके बाद से देख रहे हैं कि 2 नंबर में क्या दिया है कि किस मद में दोनों वर्ष में बराबर खर्च हुए हैं। यानी किस मद में दोनों वर्ष में बराबर खर्च हुआ है। तो
2008 में और 2009 में देखना है कि किस वर्ष में बराबर खर्च हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि विद्युत में क्या हो रहा है जी, दोनों बराबर खर्च हुआ है, यानी जितना बार अगले साल यानी पिछले साल जितना खर्च हुआ है उतना ही क्या हुआ है, उसके अगले साल ही खर्च हुआ है। तो यहाँ पर 35,000 अगले साल भी खर्च हुआ है और उसके अगले साल 35,000 खर्च हुआ है। तो यहाँ पर हमारा 2 का आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत पर। ठीक है, उसके बाद से अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि 2008 में विद्युत और रोड पर कुल कितना खर्च हुआ है, यानी 2008 की बात कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्त, 2008 पर कर रहा है कि 2008 में विद्युत और रोड यानी विद्युत पर कितना खर्च हुआ है और रोड पर कितना खर्च हुआ है, कुल आपको बतलाना है। तो हम लोग 2008 की बात की जाए तो 2008 में यहाँ पर कितना हुआ है, रोड पर 40,000 और 2008 में विद्युत पर कितना हुआ है, 35,000। तो इस तरह हमारा 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, रोड पर प्लस विद्युत पर कितना खर्च हुआ है, यहाँ पर जोड़ लेंगे 40 प्लस 35 बराबर 75,000। कितना हो जाएगा दोस्त, 75,000 क्या हुआ है जी, 2008 में हमारा खर्च हुआ है। क्लियर। अब हम लोग बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। दिया हुआ है कि किस वर्ष का खर्च अधिक रहा, यानी किस वर्ष का खर्च आपसे पूछ रहा है कि अधिक रहा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग, अब वर्ष की बात कर रहा है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 2008 के वर्ष को पहले जोड़ लेंगे और 2009 के वर्ष को जोड़ लेंगे, मालूम चल जाएगा कि किस वर्ष में सबसे अधिक खर्च हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग जब जोड़ने जाएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1,90,000 क्या हो जाएगा, हमारा 1.90 लाख रुपया हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1.80 लाख रुपया खर्च हुआ है। यानी 2008 की बात की जाए, 2008 में कितना खर्च हुआ है, 1.80 लाख, और 2009 की बात की जाए तो 2009 में कितना हुआ है, 1.90 लाख। तो यानी प्रथम वर्ष की तुलना में, यानी 2008 की तुलना में 2009 में कितना अधिक खर्च हो गया है, 10,000। तो हम लोग कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, हम लोग 4 में कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा कि 2009 में सबसे अधिक खर्च हुआ। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छी तरह से कर लिया। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि इस अध्याय के प्रारंभ में दिए हुए विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का आंकड़ा सारणी 4.1 को लीजिए। इन आंकड़ों का एक दोहरा खंड आलेख खींचकर निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग चैप्टर में 4.1 में देखे हैं कि हमारा सारणी इस प्रकार दिया है और उसको हम लोग क्या कर लेंगे, एगो वेन आरेख उसके माध्यम से उसको खींच देंगे। तो हम लोग इसको वेन आरेख के माध्यम से खींचने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या कर लेंगे, पहले देखेंगे कि हमारा सबसे अधिकतम संख्या कितना है, तो हमारा यहाँ पर 43 है। तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, एक इकाई बराबर 5 का अंतर ले लेंगे। एक इकाई बराबर हम लोग 10 का अंतर ले लेंगे, 5 का इकाई लेंगे तो हमें और लंबा बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर लिए, एक इकाई बराबर हम लोग 10 का अंतर ले लिए, यानी एक इकाई बराबर 10, यानी हम लोग 10-10 का अंतर ले लिए। अब हम लोग इसके दोहरी वेन आरेख के माध्यम से हम लोग उसको दिखाने जा रहे हैं। तो पटना में देख रहे हैं कि पटना में तापमान कितना है, तो पटना में जो अधिकतम तापमान है इसको हम लोग अधिकतम ताप को हम लोग खाली स्थान से और न्यूनतम ताप को इस हम लोग एक कोठा से घेरा हुआ कोठा से इनकोड कर रहे हैं, इसको हम लोग इस तरह दिखा देंगे। तो अधिकतम तापमान हमारा कितना है, अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस, तो हम 41 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग 40 के थोड़ा सा ऊपर कर क्या कर लिए, खींच लिए। और देख रहे हैं कि न्यूनतम तापमान कितना है, तो 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हम लोग कर लिए, यहाँ पर 20, यहाँ पर 25, यानी यहाँ पर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीच में जाएगा, मिडिल में हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मिडिल में हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, 25 हो गया। उसी तरह फिर हम लोग गया का देख रहे हैं, तो गया का हमारा अधिकतम तापमान कितना है, 43 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम तापमान कितना है,
25 से थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, 25 से थोड़ा सा ऊपर चले गए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 26 डिग्री सेल्सियस। फिर उसी तरह भागलपुर का देख रहे हैं तो भागलपुर का कितना है 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमारा 30 उससे ऊपर थोड़ा सा चढ़ेंगे यहाँ पर तो हमारा क्या हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यहाँ पर हम 37 डिग्री सेल्सियस कर लिए। और यहाँ पर न्यूनतम तापमान कितना है, न्यूनतम तापमान कितना है 23 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमारा 20 है, उससे थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, थोड़ा सा 3 बिंदु ऊपर। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भागलपुर का न्यूनतम तापमान हम लोग इस तरह दिखा दिए। यहाँ पर हमारा क्या हो गया भागलपुर हो गया। यहाँ पर हमारा क्या हो गया जी, भागलपुर हो गया। यानी हम लोग क्या करेंगे, अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान को इस वेन आरेख के माध्यम से इसको इंडिकेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद से जब हमारा ये पूरा बन जाएगा, अब रांची का बनाया जाएगा कि रांची का अधिकतम तापमान कितना है तो 36 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हम लोग 37 तक खींचे थे, यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया था, यहाँ इसको हम लोग इस तरह मिला लेते हैं। इसमें यही ध्यान देना, इसमें क्या करना है कि दूरी क्या होनी चाहिए, समान होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, रांची का देख रहे हैं कि 36 डिग्री सेल्सियस, तो थोड़ा सा ऊपर चल गए, यहाँ पर खींच लेंगे, यहाँ पर हो गया हमारा 36 डिग्री सेल्सियस। फिर उसी तरह रांची का न्यूनतम तापमान कितना है 24 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर 20 थोड़ा सा ऊपर बढ़ गए तो 24, यहाँ पर 24 डिग्री सेल्सियस कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग रांची का खींचने जा रहे हैं तो हमारा ये तो अधिकतम तापमान हो गया, उसके बाद से न्यूनतम तापमान को हम लोग दिखा दिए। यहाँ पर हम लोग रांची का दिखाने जा रहे हैं तो रांची का क्या हो गया, अधिकतम तापमान हो गया। ये हमारा क्या है जी, रांची है, इसको हम लोग यहाँ से इंडिकेट भी कर सकते हैं। फिर हम लोग दिल्ली के देखने गए तो दिल्ली का अधिकतम तापमान कितना है 42 डिग्री सेल्सियस। तो 42 डिग्री हम यानी 40 से थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पर 42 हो गया, यहाँ पर 42 हो गया। और न्यूनतम तापमान कितना है दिल्ली का 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर 30 से थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, 30 से थोड़ा सा नीचे आ गए, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है जी, ये दिल्ली के तापमान है, इसको हम लोग दिल्ली से दिखा दे रहे हैं, इसको हम लोग दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली हो गया। उसके बाद से क्या करेंगे, मुंबई को जब दिखाने लगे तो मुंबई का अधिकतम तापमान कितना है 36 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर 36 डिग्री यानी 30 से ऊपर बढ़ जाएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर 36 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दिखा देंगे। फिर उसी तरह न्यूनतम तापमान कितना है 29 डिग्री सेल्सियस। तो 30 से थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग आ गए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मुंबई हो गई, इसको हम लोग इस तरह दिखा सकते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, चेन्नई का देखने जाएंगे तो चेन्नई का अधिकतम तापमान कितना है 31 डिग्री सेल्सियस। तो 30 से थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पर कर लिए। फिर उसी तरह क्या कर लेंगे, फिर उसी तरह न्यूनतम तापमान को दिखा देंगे। तो चेन्नई का हमारा न्यूनतम तापमान कितना है, तो चेन्नई का हमारा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। उसी तरह फिर हम लोग श्रीनगर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री है, तो ये 20 से थोड़ा सा ऊपर बढ़ गए, ये हमारा क्या हो गया 20 से ऊपर बढ़ गए, तो श्रीनगर का ये अधिकतम तापमान हो गया। और उसी तरह न्यूनतम तापमान तो 11 डिग्री सेल्सियस, हम लोग 10 से क्या हुआ 10 से थोड़ा सा ऊपर बढ़ गए, तो हमारे यहाँ पर 11 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इस तरह क्या हो गया, हम लोग वेन आरेख बनाकर तैयार कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि किस नगर का न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है। यानी इस नगर का अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान से आपको पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस नगरों का तापमान का अंतर पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोग पटना की बात करें तो पटना का अंतर कितना हो रहा है, तो 11 में से 5 गए तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 1 हो जाएगा 16, और यहाँ पर गए तो यहाँ पर 17, और यहाँ पर गए तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 यानी 14, और यहाँ पर गए घटाने तो यहाँ पर मिला 2, और यहाँ पर 1 यानी 12। फिर हम लोग आगे बढ़े तो आगे हमारा कितना है, तो यहाँ पर 12 में से 7 गया, 12 में से 7 गया 5, और यहाँ पर 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर 15 हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़े तो 16 में से 9 गया 7, और यहाँ पर ये कट गया तो यानी 7 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर गए तो 4 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हो गया हमारा 3 में से 1 गया 2, और यहाँ पर 2 में से 1 गया 1, यानी 12 डिग्री सेल्सियस। ये सब हमारे क्या है जी, सेल्सियस में आया हुआ है तापमानों का अंतर, यानी सब सेल्सियस में आया हुआ है तापमानों का अंतर। हम लोग इसका अंतर निकाल लिए। अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में 1 में दिया हुआ है कि किस नगर का न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का अंतर सबसे अधिक है।
यानी हमें अधिक पकड़ना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा गया का क्या है जी, गया का कितना डिग्री सेल्सियस का अंतर है, 17 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, गया। क्या हो जाएगा आंसर जी, गया हमारा क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन 6 के 2 के में। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा नगर सबसे गर्म है और कौन सा नगर सबसे ठंडा है। तो सबसे गर्म की बात की जाए तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा सबसे गर्म यानी अधिकतम तापमान किसका है जी, सबसे गर्म में अधिकतम तापमान किसका है, तो गया का तो अधिकतम तापमान है ना, यहाँ पर 43 डिग्री टेम्परेचर क्या है उसका अधिक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अधिकतम तापमान। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, अधिकतम तापमान, तापमान गया का है, गया है। और न्यूनतम तापमान, न्यूनतम तापमान, तापमान क्या है जी, श्रीनगर है। श्रीनगर क्या है जी, ये न्यूनतम तापमान में है। देख नहीं रहे हैं, इसका न्यूनतम तापमान कितना है, 23 डिग्री सेल्सियस है और इसका कितना है, 43 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे 6 के 3 पर। तो इसमें दिया है कि ऐसे दो नगरों का नाम लिखिए जिसमें से एक का अधिक तथा तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम है, यानी दूसरे के न्यूनतम तापमान से क्या होना चाहिए, उसका कम है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर श्रीनगर और क्या है जी, मुंबई, यानी श्रीनगर यानी 3 नंबर में देखेंगे तो श्रीनगर, श्रीनगर और क्या है, और मुंबई है, और भी है, और अन्य में और भी ले सकते हैं और अन्य ले सकते हैं। यानी श्रीनगर और मुंबई के साथ साथ और नगर हैं जो क्या है जी, अपने न्यूनतम तापमान से वो अधिकतम तापमान में कम हैं। ठीक है। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, अपने अब क्वेश्चन नंबर 4 पर देख रहे हैं कि उस नगर का नाम लिखिए जिसके न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का अंतर सबसे कम हो। यानी 4 में बात करने जा रहे हैं तो इसमें वो बतलाना है कि न्यूनतम तापमान उसके अधिकतम तापमान का फैसला क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो चेन्नई है उसमें कितना का फासला है, सिर्फ 4 डिग्री का फासला है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, चेन्नई हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जो कि मात्र सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। इस तरह हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। इसके साथ साथ अध्याय 4.3 को भी कंप्लीट कर लिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।